नमस्कार, आप दिख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए प्रार्थना नहीं होगी। साथ ही बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। एक बार अनुमति देने के बाद ये पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 9वीं और 11वीं के छात्रों को स्कूल बुलाने का फैसला स्कूल प्राचार्य ले सकेंगे। गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट्स को इस तरह बुलाया जाएगा कि स्कूल में उनकी संख्या एक साथ ज्यादा ना हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 की सभी तरह की गाइडलाइन का पालन हो सके। विभाग ने फिलहाल मिडिल और प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन विभाग जनवरी के पहले सप्ताह में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर मंथन जरूर कर रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, स्कूल खोलने को लेकर एक गाइडलाइन आ गई है। अब ये अभिभावकों पर निर्भर करेगा कि वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल, और अभी हम बात करें वर्तमान में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल हैं, आंशिक रूप से संचालित हैं, लेकिन सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 18 दिसंबर से पूर्ण रूप से पहले की तरह जो कक्षाएं संचालित हो सकेंगी, और उसको लेकर आज गाइडलाइन जारी कर दी है। और गाइडलाइन में एक बड़ी राहत ये है कि अभिभावक यदि चाहेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो स्कूल संचालक है ज़बरदस्ती उनको स्कूल नहीं बुला सकेंगे, उनकी सहमति जरूरी है। हालांकि यदि अभिभावक एक बार सहमति देते हैं तो ये पूरे सत्र पर लागू होगा, यानी अभिभावक स्कूल भेजने के लिए बच्चे को हाँ भरते हैं, वो लिखित अनुमति देते हैं तो उनको पूरे सत्र भेजना होगा, इस बात की गारंटी होगी। और यदि अभिभावक इसमें इनकार करते हैं तो स्कूल संचालक जबरदस्ती बच्चों को नहीं बुला पाएंगे। जो गाइडलाइन है उसमें सबसे अहम बिंदु यही है कि तमाम स्कूल संचालकों को अभिभावकों की अनुमति लेना होगी। और ये गाइडलाइन पहले इसलिए जारी कर दी गई है ताकि 18 दिसंबर से जो स्कूल पूर्ण रूप से संचालित हो रहे हैं और जो तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि वो जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर सके। वहीं दूसरी ओर जो गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना काल है, ऐसे में जो स्कूल शुरू होने से पहले प्रार्थना होती थी वो स्कूलों में नहीं होगी। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम जो कोविड-19 की गाइडलाइन है स्कूलों में वो पालन कराना होगा। आदेश में ये भी जो गाइडलाइन है उसमें ये भी कहा गया है सभी बच्चों को स्कूल तभी बुलाएं जब उनके पास पर्याप्त स्पेस हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कराना है स्कूल पहुंचने से लेकर स्कूल में रहने जो तमाम गतिविधियां हैं, पढ़ाई है, उस दौरान बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। और ये सोशल डिस्टेंसिंग ना सिर्फ स्कूल आने के दौरान बल्कि जब स्कूल से छात्र रवाना होंगे उस दौरान भी इसका पालन कराना होगा। ये जो है आदेश, जो गाइडलाइन है उसमें ये आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही जो स्कूल बच्चों को स्कूल बसों के जरिए बुलाते हैं, जो स्कूल बसें बच्चों तक घर तक भेजी जाती हैं, उसको लेकर भी गाइडलाइन में जिक्र है। उसमें ये इस बात का कहा गया है कि जब बच्चों को बस लेने घर पहुंचेगी तब भी वैन को और बस को सैनिटाइज करना होगा, और जब स्कूल से वापस भेजने के लिए जो बस या वैन लगेगी उसको भी सैनिटाइज करना होगा। ये मुख्य रूप से गाइडलाइन में इसका जिक्र है। इसके साथ ही गाइडलाइन में वही बात दोहराई गई है कि 9वीं और 11वीं के जो कक्षाओं की बात है और स्कूल जो है संचालक स्कूल प्राचार्य हैं वो समझते हैं कि उनके पास पर्याप्त स्पेस है, वो बच्चों को बुलाने में तमाम गाइडलाइन का पालन होगा, तो वो स्वेच्छा से ये निर्णय ले सकेंगे कि उनको 9वीं और 11वीं की जो है कक्षाएं संचालित करना है या नहीं करना है। यदि सरकारी स्कूल भी यदि चाहता है, यदि ये निर्णय ले कि हाँ फिलहाल कक्षाएं जो संचालित नहीं की जा सकती तो उनके छूट है कि वो अनिवार्य रूप से 11वीं और जो 9वीं के छात्र हैं उनको नहीं बुलाएंगे। लेकिन हाँ 10वीं और 12वीं को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा गया है क्योंकि दोनों ही जो है बोर्ड परीक्षा हैं, और ऐसे में ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सरकारी से लेकर निजी स्कूल जो 10वीं और 12वीं की जो है कक्षाएं वो संचालित हो सके। हालांकि ऐसे स्कूल जिनके पास पर्याप्त स्पेस नहीं है और छात्रों को वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उनको राहत दी गई है कि वो अलग अलग दिन बच्चों को बांटकर जो स्कूल बुला सकते हैं, यानी आधे बच्चों को 3 दिन बुलाएं और आधे बच्चों को 3 दिन बाद बुलाएं। इस तरह की जो है गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं हम बात करें तो फिलहाल जो गाइडलाइन जारी
की गई है उसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की इस जो कक्षाएं हैं उनका जिक्र है। लेकिन हम प्राइमरी और मिडिल की जो बात करें, लगातार निजी स्कूल जो संचालक दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि प्राइमरी के स्कूल खोल दिए जाएं। फिलहाल इस आदेश में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ सूत्रों से जानकारी जरूर लग रही है, जो उच्च शिक्षा जो स्कूल शिक्षा विभाग है मंथन जरूर इस बात को लेकर कर रहा है कि जो मिडिल स्कूल यानी 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं हैं वो जनवरी से खोलने की परमिशन जारी की जा सकती है। हालांकि इस पर अभी मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि ऐसे बच्चों को क्या स्कूल कोरोना काल में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। लेकिन हाँ फिर भी जो चर्चा का दौर जारी है, जो विचार किया जा रहा है, इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में मिडिल स्कूल मध्य प्रदेश में खोले जा सकते हैं। विजय, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो स्कूल खुलने की तैयारी हो गई है और इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। और एक तरफ जहां किसान 3 कृषि कानून जो कि केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी देश भर में इन कानूनों के पक्ष में अभियान भी चला रही है। इसी के तहत भोपाल और उज्जैन में आज किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, साथ ही विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। इधर कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय से लेकर और ब्लॉक स्तर तक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खेती किसानी में सुधारों के नाम पर लाए गए तीनों कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है। इसी के तहत भोपाल और उज्जैन में किसान सम्मेलन के जरिए सीएम शिवराज सिंह ने कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया। सीएम ने कहा कि कोई मंडी बंद नहीं होगी। सीएम ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध वो कर रहे हैं जो किसानों को ठग चुके हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफॉल्टर कर दिए तुमने। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी, वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, ये हमारा संकल्प है। राहुल गांधी के 10 दिन में कर्जा माफ होगा। आपने कर्जा माफ तो नहीं किया, आप किसानों के साथ छल कपट करके धोखा दे करके चले गए। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान हितों के लिए कानून बनाए हैं, ये कानून किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए है। इधर किसानों का प्रदर्शन थम नहीं रहा। धार के खलघाट में भारतीय किसान संघ की अगुवाई में 3 जिलों के किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया। 29 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है। उन मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को दिया है। इधर कांग्रेस ने किसानों के पक्ष में मैदान में उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस किसानों के पक्ष में जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और उपवास करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों की एमएसपी की मांग को न्याय संगत बताया। मांग न्याय की है, समर्थन मूल्य की है। समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? सरकार करता है। और वो कह रहा है जो आपने घोषित किया वो हमें पहुंचा दीजिए। ये इनकी बुनियादी मांग है। किसान अपने आप अपने पैसे से जा रहे हैं, अपने साधन से जा रहे हैं, क्योंकि वे न्याय चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है सड़क पर उतरकर जो पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करेगी पूरी तरह से। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस करा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इधर सरकार भी झुकने के मूड में नहीं। अब सवाल ये, आखिर इस विवाद का समाधान कब निकलेगा? फिलहाल तो इस पर जमकर राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि निगम मंडलों के काम पॉलिटिकल लीडरशिप से होना चाहिए। अभी तक निगम मंडलों की कमान अफसरों के पास थी जो मंत्रियों को सौंप दी गई है। अब T20 मैच खेलना है। सीएम ने कहा है कि माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। 4 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें प्रशासनिक कसावट पर फोकस रहेगा। इस दौरान जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। सीएम ने कहा कि सभी मंत्री कार्यों पर बारीकी से नजर रखें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए
मंत्रियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों की राहत राशि रोक दी थी। 18 दिसंबर को 35,50,000 किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसको लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में वो खुद शामिल होंगे। निगम और मंडल उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे। हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल है उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं, दिनों रात हम काम कर रहे हैं। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं किसी को। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही डायल 100 सेवा की अनुबंध अवधि 6 माह बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट में जन अभियान परिषद में महानिदेशक की नवीन पद का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं विधि विभाग में रिटायर्ड जिला जज अभय कुमार को अतिरिक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। खनिज भंडारण दायरे के लिए 5 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर जगह को मंजूरी दी गई है। जनसंपर्क विभाग के 375 अस्थायी पदों को 2031 तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री भोपाल में ही रहेंगे और भोपाल में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो अपने कक्ष से अटेंड करेंगे। तो ये तय किया है कि इस आर्थिक संकट के समय में 18 तारीख को 35,50,000 किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए एक साथ डाले जाएंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने किसान सम्मेलन में सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने सरकार के कामकाज को लेकर एक कविता सुनाई, जरा आप भी सुनिए। तो हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत को सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई, गुंडों की ठुकाई और माफियाओं की धुलाई, यही शिवराज सरकार है भाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर मंत्रियों को संबोधित कर निगम मंडलों का दायित्व लेने के निर्देश दिए हैं और शाम होते होते कृषि मंत्री कमल पटेल ने राज्य बीज विकास निगम के कार्यालय पहुंचकर निगम के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्री शाम 4:30 बजे राज्य बीज विकास निगम के दफ्तर पहुंचे और अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर दफ्तर की व्यवस्थाएं देखी। कमल पटेल ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि कानून भी उसी की एक कड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही कैबिनेट में हमसे कहा था कि आज जाकर चार्ज लीजिए, आपको निगम बीज निगम का भी अध्यक्ष बनाया। जितने भी विभाग हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके जितने भी निगम हैं, मंडल हैं, संस्थाएं, उनके जो चेयरमैन होते हैं, कुछ संस्थाओं में अभी तक अधिकारी होते थे, अब अधिकारी एक भी नहीं रहेगा, सब मंत्री ही रहेंगे भारसाधक। इसलिए मुझे यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया उन्होंने, शासन ने, मैंने आज चार्ज लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला स्तर पर स्थानीय कमेटियों का गठन किया जा रहा है। ये कमेटियां स्थानीय गुटबाजी से ऊपर उठकर पार्षद और महापौर पद के दावेदारों का चयन करेंगी और कमेटी की अनुशंसा पर ही प्रदेश कांग्रेस के आला नेता फैसला लेंगे। इंदौर में भी 15 सदस्यों की स्थानीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और शहर अध्यक्ष शामिल हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इस समिति का औचित्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो समिति के सदस्य हैं वो ही महापौर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का नाम है, जो महापौर पद के टिकट की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा युवाओं को मौका देने की भी मांग उठी है।
जो 85 जो हम विधानसभा हमारा जो वार्ड है उसके अंदर जो हम पार्षदों चुनना है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब की हमारी इच्छा है कांग्रेस की तरफ से जितने युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, युवा महिलाओं और युवा पुरुष को ज़्यादा चुनाव लाएंगे, उसके लिए कमेटी बनी है। उसके बाद हर वार्ड के अंदर 2-2 प्रभारी बनाए जाएंगे। अगर चुनाव जीतना है तो जनता का आशीर्वाद ही काफ़ी है। मेरे जैसा युवा जिसका बहुत बड़ा 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, वो कैसे चुनाव जीत कर आएगा अगर जनता का साथ नहीं होगा तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता था कि जनता ही महापौर को चुने ताकि मुझ जैसे युवा या मेरे जैसे अन्य युवाओं को कल्याण हो पाए। और में IBC 24 की स्टिंग का असर हुआ है। ड्रग्स वाली आंटी के बंगले को पुलिस जहां रिटायर्ड अधिकारी के होने और किराए की बात कह रही थी, वहीं पुलिस अब बंगले की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल रही है। अगर ये बंगला आंटी के नाम पर हुआ तो इसे राजसात किया जाएगा। आपको बता दें कि IBC 24 ने एक स्टिंग किया था जिसमें ड्रग्स वाली आंटी और प्रीति जैन के पड़ोस के बंगले की चौकीदार ने बताया था कि आंटी ने बंगला 2 साल पहले 3 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि पुलिस की थ्योरी के मुताबिक पुलिस शुरुआती जांच तक इस बंगले को किराए का मानकर चल रही थी। लेकिन स्टिंग के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने अब बंगले के संबंधित दस्तावेजों को निकालने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में भी पत्र लिखा है। बताया था कि किराए से रहते हैं। इन्होंने ऐसा शो नहीं करा हुआ, दूसरे के नाम से लिया हुआ। 3 किलो 3 में बिका। अच्छा, छोटी स्कूल चलती थी। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी संपत्ति की जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। NDPS एक्ट में ही इस तरह की संपत्तियों को राजसात करने का, फॉरफिटिंग का धाराएं दी हुई हैं। उन धाराओं का उपयोग करके हम अगर इनकी ऐसी कोई संपत्ति है जो इस अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार से अर्जित की हुई होगी तो उसको हम निश्चित ही राजसात करवाएंगे। और देश में आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 2 साल हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक 25% हितग्राहियों के ही कार्ड बने हैं। इंदौर जिले में 15,14,487 हितग्राहियों के कार्ड बनाए जाने थे, लेकिन अब तक 7,63,675 कार्ड ही बन पाए हैं, यानी 51% ही लक्ष्य पूरा हो पाया है। लिहाजा लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब अस्पताल, राशन दुकान और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र लोगों के कार्ड बनाने की बात कर रही है। आयुष्मान कार्ड है उनको बनाने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया और तीव्र करने के दिशा में शासन के द्वारा कदम उठाया गया है। अब हितग्राहियों के साथ साथ उनके परिवारजनों को भी कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सतना के मझगवा थाने की नई बस्ती में 2 मासूम और उनकी मां की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि तीनों को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चों का बाप और महिला का पति ही है। घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी FSL की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक चारों लोग दम तोड़ चुके थे। पुलिस घटना के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। घटनास्थल पर किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन और पुलिस की माने तो मृतक धर्मू वर्मा ने परेशानी की वजह किसी को नहीं बताई थी। मैकेनिक का काम करने वाले धर्मू अपने 2 मासूम बच्चों और पत्नी के साथ नई बस्ती में रहता था। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ दिनों से वो परेशान था। जो धर्मू वर्मा है उनकी हैंगिंग से डेथ हुई है। बाकी 3 जो 2 बच्चे हैं, एक उनकी पत्नी, उनकी धारदार हथियार से डेथ हुई है। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। FSL की टीम और सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे। सभी एंगल्स पे इसकी जांच की जा रही है। ग्वालियर में मिलावटी प्लाज्मा कांड की सरगना अजय शंकर त्यागी को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि उसके 2 साथी महेश मौर्य और जगदीश को जेल भेज दिया है। उधर त्यागी और उसके साथियों से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके आधार पर श्री राधा स्वामी लैब के कर्मचारी धीरेन्द्र गुप्ता और एक प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इससे पहले पुलिस आरोपी अजय शंकर त्यागी और धीरेन्द्र गुप्ता को श्री राधा स्वामी ब्लड बैंक पर ले गई, जहां पुलिस ने फिर से दस्तावेजों को खंगाला और कुछ अहम सबूतों को हासिल करने के बाद पुलिस उन्हें वापस थाने ले गई।
प्लाज्मा वाले प्रकरण में जो आरोपी पीआर पर है उसके द्वारा 2 संदेहियों के नाम बताए हैं। पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है। एक राधा स्वामी लैब में, श्री राधा स्वामी लैब में जो वर्कर था टेक्नीशियन, उसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरा व्यक्ति जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से जो अपने प्रमाण पत्र छपवाता था उसका मालिक है। पुलिस इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से जो पेपर उसने अजय त्यागी ने छपवाए थे उससे भी पूछताछ कर रहे हैं और अजय शंकर के घर की फिर दोबारा तलाशी ली जा रही है। स्वच्छता में 4 बार से नंबर 1 इंदौर नगरपालिका निगम के लिए इस बार 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने की राह आसान नहीं है, क्योंकि शहर में सफाई तो हो रही है लेकिन कचरा शुल्क नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए निगम अधिकारी कर्मचारियों को लगातार फटकार भी लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कचरा कलेक्शन के लिए निर्देश दिए गए, जिसके तहत आवासीय इलाके से 70% और कमर्शियल इलाके में 90% कचरा शुल्क का कलेक्शन करना अनिवार्य है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो कचरा कलेक्शन की 25 दिसंबर तक रसीद जमा नहीं करेगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा। और इस साल संपत्ति कर 166 करोड़ और जल कर केवल 17 करोड़ ही मिला है। कचरा शुल्क का जो वसूली का अभियान चल रहा है उसमें कई सारे लोगों ने अपनी सहभागिता अदा की है और लगातार सभी जनप्रतिनिधि, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने यहाँ का कचरा शुल्क चुकाया है। साथ ही पूरे शहर के लोगों से भी अपील करी है। ये 2 महीनों में हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये कचरा शुल्क कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन और मेंटेनेंस में हम लोगों को एक बैकअप देता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।